जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी लिखित मॉडल पेपर परीक्षा 2024-25। दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में जो समाजशास्त्र का आपका एग्ज़ाम होने वाला है लिखित मॉडल पेपर में 2024-25 दोनों साल के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। याद रखिए, ये लिखित मॉडल पेपर है, ठीक है। क्या होता है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका जो सिलेबस रहता है वो सेम रहता है, लेकिन जो कॉलेज होते हैं उनके जो कॉलेज के परीक्षा पैटर्न होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी कॉलेज में देखिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप पूछे जाते हैं, किसी में 75 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, किसी में 100% ऑब्जेक्टिव 100 जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो मिला जुला करके अलग अलग होता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग किस कॉलेज से हैं, ठीक है। जिस कॉलेज में जिस टाइप के एग्ज़ाम होंगे उस टाइप से दोस्तों आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है दोस्तों। तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने का प्रयास ज़रूर करें, ठीक है। इसमें आज के इस क्लास में दोस्तों ये क्लास फर्स्ट है, ठीक है। क्लास फर्स्ट है ये अतिलघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आते हैं कि 30 शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मैं थोड़ा लॉन्ग भी टाइप कर दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जो 50 शब्दों में उत्तर दीजिए इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे तो भी आप इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है लिखित मॉडल पेपर 2024-25। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों आपके किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं प्रश्न कि सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यह आपका प्रश्न पूछता है। इसकी विशेषताओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामाजिक संरचना का अर्थ क्या है, 30 शब्दों में उत्तर देना होता है, ठीक है। या फिर पूछेगा सामाजिक संरचना की परिभाषा क्या होता है, परिभाषा बताइए, 30 शब्दों में उत्तर देना होता है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न के साथ साथ मैं उत्तर भी आपको बताते चलूँगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या है कि केवल प्रश्न बता देने से क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमेशा पढ़ते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, ठीक वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए, सामाजिक संरचना की परिभाषा बताइए, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, इस तरह से प्रश्न पूछा है तो आपके उत्तर क्या होंगे। देखिए, सामाजिक संरचना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर के जैसे अंगों जैसे हाथ पैर नाक कान गला आदि से मिलकर बनती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होती है, ठीक है। सामाजिक इकाइयाँ जैसे कि समूह समितियाँ संस्थाएं परिवार सामाजिक प्रतिमान आदि की जो क्रमबद्धता होती है उसे सामाजिक संरचना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी जिम्मेदारी है इस क्लास को शेयर करने की, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम पर अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये जो प्रश्न है हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अपने दोस्तों को भी हेल्प करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट भी और ये आपकी जिम्मेदारी भी मैं आपको सौंप रहा हूँ, ठीक है। ज़रूर इस क्लास को शेयर करिएगा। इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने सामाजिक संरचना का अर्थ देख लिया, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। चलिए, आप सामाजिक संरचना की परिभाषाएं क्या होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। आपको 30 शब्दों में अगर पूछेगा तो आप केवल एक ही लिख सकते हैं, ठीक है। सामाजिक संरचना की परिभाषा है तो इग्गन के अनुसार आप लिख सकते हैं केवल एक परिभाषा, तो भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो सामाजिक संरचना की इसमें हम देखेंगे सामाजिक संरचना की परिभाषा क्या होती है। देखिए, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा समूहों में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को सामाजिक संरचना कहते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है दोस्तों कि अगर आप एग्जाम में अगर किसी लेखक का नाम डाल करके अगर उसका परिभाषा लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगर पूछेगा कि सामाजिक संरचना की परिभाषा बताइए तो इग्गन के अनुसार ऐसे लिखेंगे। इग्गन के अनुसार इग्गन ने क्या कहा था भैया, इन्होंने कहा था कि अंतः व्यक्तित्व संबंध सामाजिक संरचना के अंग हैं, ठीक है, जो कि व्यक्तियों द्वारा अधिकृत पद स्थितियों के रूप में सामाजिक संरचना में अंग बन जाते हैं और उसका निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया, सामाजिक संरचना, ठीक है। इसमें सामाजिक संरचना का अगला परिभाषा देखेंगे दोस्तों। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामाजिक संरचना का
परिभाषा क्या होता है, देखिए इनका सबसे फेमस नाम है मैकाइवर तथा पेज का, ठीक है। तो इनके अनुसार सामाजिक संरचना का परिभाषा क्या होगा, देखिए समूह निर्माण के विभिन्न रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। सामाजिक संरचना में विश्लेषण में सामाजिक प्राणियों की विधिक मनोवृत्तियों तथा रुचियों में कार्य प्रदर्शित होते हैं, वो सामाजिक संरचना कहलाते हैं, ठीक है। और इनको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर आप इतना छोटा लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। सामाजिक संरचना की परिभाषा में कार्ल मानहीम के अनुसार सामाजिक संरचना की परिभाषा क्या होगी, सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है, ठीक है। ये क्या है, सामाजिक संरचना की परिभाषा है कार्ल मानहीम के अनुसार। चलिए अब इनका भी देख लीजिए, इनका नाम भी फेमस है रेड क्लाफ, ठीक है। रेड क्लाफ ब्राउन के अनुसार, ठीक है, सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य ही हैं, ठीक है। सामाजिक संरचना की परिभाषा रेड क्लाफ ब्राउन के अनुसार दोस्तों इन्होंने क्या कहा था कि सामाजिक संरचना के जो अंग हैं मनुष्य ही होते हैं और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि सामाजिक संरचना की विशेषताएं बताइए, 30 शब्दों में उत्तर देना होता है, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए सामाजिक संरचनाएं की विशेषताएं होती हैं दोस्तों, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, चूँकि सामाजिक संबंधों का जो आधार होता है सामाजिक संस्थाएं होती हैं, सामाजिक प्रतिमान तय करते हैं, ठीक है, जो कि अमूर्त होते हैं। दूसरा इसमें विशेषताएं क्या है, सामाजिक संरचना की दूसरी विशेषता है सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है, जैसे कि परिवार, नातेदार, संस्थाएं, समितियां, समूह आदि, ठीक है। इसी प्रकार अनेक उप संरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का स्वरूप तय करते हैं। चलिए सामाजिक संरचना की अगली विशेषता देखेंगे, तीसरी विशेषता क्या है सामाजिक संरचना की, सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। संरचना की इकाइयां परस्पर संबंधित होकर एक ढांचे का निर्माण करती हैं, जिससे हमें संरचना के स्वरूप का ज्ञान होता है। चौथा है आपका विशेषता सामाजिक संरचना का, सामाजिक संरचना इकाइयों की क्रमबद्धता होती है, ठीक है। जो सामाजिक संरचना होती है दोस्तों ये इकाइयों की क्या होती है, क्रमबद्धता होती है। चलिए पांचवा देखेंगे आपका क्या विशेषता है, पांचवा विशेषता आपकी सामाजिक संरचना के विभिन्न इकाइयों का पद और स्थान पूर्व निर्धारित होता है, यानी पहले से निर्धारित होता है। समाज की जितनी, ठीक है, समाज की जितनी की इकाइयां हैं वे अपना अपना पूर्व निर्धारित कार्य करती हैं। छठवां विशेषता आपकी सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। प्रत्येक समाज की संस्कृति स्थानीय परिवेश से अनुकूल में परिणाम स्वरूप विकसित होती है, ठीक है। सातवां विशेषता क्या है, सामाजिक संरचना की एक विशेषता यह भी है कि यह अपेक्षाकृत अस्थायी होती है, ठीक है। दोस्तों आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अधिक लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर आप 2 विशेषता लिख देते हैं तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। देखिए आठवां आपका क्या विशेषता है, सामाजिक प्रक्रिया सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। जो सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण पक्ष होती हैं। समाज में सहयोग, व्यवस्थापना, अनुकूलन, साल्वीकरण, प्रतिस्पर्धा जैसी अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। सामाजिक संरचना इन प्रक्रियाओं से प्रभावित होती है, ठीक है। नवा विशेषता क्या है आपका, सामाजिक संरचना समाज में समूहों संस्थाओं के विन्यास को प्रकट करती है, न कि उसके प्रकार्यों की, ठीक है। ये सभी सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं। इसमें दोस्तों अगर आप 2 याद कर लेते हैं, अगर आप 2 लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, यह भी आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरा प्रश्न 30 शब्दों में उत्तर दीजिए या फिर 50 शब्दों में। गांव क्या है, ये याद रखिएगा 100% ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ठीक है। इसे शेयर जरूर करिएगा, आपकी जिम्मेदारी है। गांव क्या है, इसे परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। क्या क्या पूछा है, गांव क्या है, गांव की परिभाषा पूछा है और गांव की विशेषता पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए गांव का अर्थ क्या होता है या फिर गांव क्या होता है, ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द की अनेक व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं, ठीक है। कुछ व्यक्तियों का मत है कि जहां आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हैं
उसे क्षेत्र या गांव कहते हैं। तो सर इतना बहुत बड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जहां आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हैं उसे क्षेत्र या गांव कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, गांव का अर्थ या फिर गांव क्या है आपने इसमें जान लिया है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग रहते हैं उसे गांव कहते हैं। और इसमें अगला देखेंगे क्या है, अनेक विद्वानों ने गांव या ग्रामीण शब्द को एक ही माना है, जहां कृषि को मुख्य व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, ग्रामीण की एक व्याख्या नगरीय शब्द के विपरीत की गई। ठीक है, नगरीय शब्द के विपरीत की गई है, अर्थात नगरीय विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र ग्रामीण है। ठीक है, ग्रामीण को जनसंख्या के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक देश में एक निश्चित जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्राम कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब यहाँ गांव की परिभाषा देखेंगे, आपके एग्जाम में आएगा गांव की परिभाषा। लिखिए 30 शब्दों में उत्तर दीजिए या फिर 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, बहुत ही आसान पूर्वक यहाँ समझाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो गांव की परिभाषा, तो यरट्रांड के अनुसार ग्रामीण के निर्धारण में दो आधार हैं। कौन कौन से भैया? पहला है कृषि द्वारा आय अथवा जीवन यापन, दूसरा है कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र को प्रमुख माना है। ठीक है, जो यार्ट्रांड है भैया, ठीक है, यार्ट्रांड, इनके द्वारा ग्रामीण की दो आधार है। कौन कौन से आधार है? कृषि द्वारा आय अथवा जीवन यापन, ठीक है, यानी खेती करके अपना जीवन यापन करना। दूसरा है कम घनत्व वाला जनसंख्या क्षेत्र को प्रमुख माना है, जहाँ पर 15 घर हों, 20 घर हों, ऐसे छोटे छोटे घरों को इन्होंने माना है यार्ट्रांड ने। ठीक है, इन्होंने गांव माना है। इन्होंने दो आधार माने हैं। ठीक है, मैंने दोनों आधार आपको काफ़ी आसानी से बता दिया दोस्तों, इसे याद रखिएगा। गांव की परिभाषा है ये। और अगली परिभाषा है मैरिल और एल रीच के अनुसार। ठीक है, गांव की परिभाषा अगला क्या है? मैरिल और एल रीच के अनुसार ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्रकृति हितों में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला गांव की परिभाषा देखेंगे। सिम्स के अनुसार गांव की परिभाषा क्या है भैया? समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय को ऐसे बड़े क्षेत्रों में रखने की प्रकृति बढ़ रही है। ठीक है, यानी बढ़ रही है जिसमें समस्त अथवा अधिकतर प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है। ये सिम्स ने कहा था भैया। ठीक है, देखिए क्या होता है, कभी कभी जो अगर आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो ये पूरा लिख देता है, समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय को ऐसे बड़े क्षेत्रों में रखने की प्रकृति बढ़ रही है जिसमें समस्त अथवा अधिकतर प्रमुख मानवीय हितों की पूर्ति होती है। यह कथन किसका है? तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे। तो ठीक है, ये किसका कथन है भैया? तो ये सिम्स का कथन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा कि गांव के प्रकार बताइए, 30 शब्दों में उत्तर दीजिए या फिर 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो याद रखिएगा गांव के प्रकार, डॉक्टर CS दुबे ने गांव के वर्गीकरण की 6 आधार प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से भैया? पहला है आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर। दूसरा है प्रजाति, तत्व और जातियों के आधार पर। तीसरा है भूमि के स्वामित्व के आधार पर। चौथा है अधिकार और सत्ता के आधार पर। ठीक है, पांचवा देखेंगे इनका क्या है? दूसरे समुदाय से दूरी के आधार पर। छठवां है स्थानीय परंपरा के आधार पर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सोरोकिन ने ग्रामों के वर्गीकरण को 2 आधार दिए हैं। ठीक है, जो सोरोकिन है ये भी फेमस है, याद रखिएगा। सोरोकिन के ग्राम वर्गीकरण के 2 आधार कौन कौन से हैं आपसे एग्जाम में पूछेगा। 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है, अति लघु उत्तरी में। तो याद रखिएगा सोरोकिन ने ग्राम के वर्गीकरण 2 प्रकार से दिए हैं। कौन कौन से? घरों के संगठन के आधार पर और भू स्वामित्व एवं सामाजिक स्तरण के आधार पर। ठीक है, चलिए अब आपसे अगला पूछेगा गांव की विशेषता बताइए। 30 शब्दों में उत्तर दीजिए या फिर 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो याद रखिएगा ग्रामीण विशेषताओं को हम ग्रामीण जीवन का अंग कह सकते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर ही ग्रामों को पहचाना और नगरों से पृथक किया जा सकता है। गांव को लोगों, ठीक है, जो गांव के लोग हैं भैया, उनकी जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने एवं भोजन संग्रह आदि, यानी भोजन इकट्ठा करने आदि की प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में रहना होता है। ठीक है, जो लोग गांव में निवास करते हैं
वो उनको क्या करना पड़ता है भैया, प्रकृति के प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में रहना होता है। जो किसान होते हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं कि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है। तो ये प्रकृति के निकट होते हैं। जो भी ग्रामीण होते हैं, हम लोग भी गांव के रहते हैं, हम लोग भी किसान के बच्चे हैं, ठीक है। हमारे पिताजी भी खेती करते हैं दोस्तों। चलिए, कुछ लोग शहर से भी होंगे बच्चे। इसमें तीसरा प्रश्न आपसे पूछेगा दोस्तों, कस्बा से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। 30 शब्द या फिर 50 शब्दों में उत्तर पूछेगा आपसे। कस्बा क्या होता है, तो याद रखिएगा, कस्बा या उपनगर मानवीय अविस्थापनता का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें ग्रामीण और नगरीय दोनों तरह की विशेषताओं का समावेश होता है। इस क्षेत्र को हम पूरी तरह से न तो गांव कह सकते हैं तथा न ही पूरी तरह से हम नगर कह सकते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ग्रामीण और नगरीय विशेषताएं साथ साथ देखने को मिलते हैं उसे कस्बा कहते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, ऐसा क्षेत्र जिसको हम ना गांव कह सकते हैं ना नगर कह सकते हैं, ठीक है, और उस क्षेत्र में ग्रामीण और नगरीय दोनों विशेषताएं साथ साथ देखने को मिलती हैं, उसे कस्बा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला आपको समझाते हैं। इसमें क्या भैया, देखिए, एच.एम. मेयर और सी.एफ. मोहन के कस्बा निर्माण की प्रक्रिया के संबंध में लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है भैया, जब अभी ये गतिविधियां परस्पर संबंधित रहते हुए एक अस्थायी तथा घनिष्ठ स्थापन्यता और साथ ही सामुदायिक संगठन के लिए कुछ प्रयत्न किए हुए हों तो वह स्थान कस्बे की विशेषताओं की धारण कर लेती है, ठीक है। चलिए, अब अगला आपको बताते हैं, आपके एग्जाम में पूछेगा कस्बे की विशेषताएं बताइए। 30 शब्दों या 50 शब्दों में उत्तर देना होता है, ठीक है। याद रखिएगा, कस्बे की विशेषताएं क्या होती हैं भैया, ऐसे क्षेत्र जहां ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताएं साथ साथ देखने को मिलती हो उसे क्या कहते हैं, कस्बा कहते हैं, ठीक है। दूसरा विशेषता है औद्योगिकरण तथा व्यापारीकरण की प्रक्रिया तीव्रता से क्षेत्र में पूर्ण होने लगी हो उसे कस्बा कहते हैं। ये कस्बा की विशेषताएं होती हैं। तीसरी विशेषता है इसकी, निकटवर्ती गांवों के व्यक्तियों की आवश्यकताएं इस क्षेत्र में पूर्ण होने लगती हों। चौथा विशेषता है जनसंख्या 5000 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये होती है कस्बे की 5000 से अधिक। चलिए, अब अगला प्रश्न आपको बताते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांव के प्रकार की विवेचना कीजिए। 30 शब्दों या 50 शब्दों में उत्तर पूछेगा भैया आपसे, ठीक है। 30 शब्दों 50 शब्दों में उत्तर दीजिए, गांव की प्रकार की विवेचना बताइए। तो इसमें इरावती कर्वे ने अपनी पुस्तक इंडियन विलेजेस में निवास के आधार पर 3 प्रकार के गांव का उल्लेख करती हैं। कौन कौन से भैया, समूहीकृत या केंद्रीकृत गांव, दूसरा है पख्तीनुमा गांव, तीसरा है हेलमेट गांव, ठीक है। ये 3 प्रकार के गांवों को बताया है इरावती कर्वे ने, ठीक है। ये गांव के प्रकारों की विवेचना है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर ये नहीं आप लिख पाते हैं तो इसे याद रखिएगा, गांव कितने प्रकार के होते हैं इस पॉइंट से याद रखिएगा, समूहीकृत या केंद्रीकृत गांव, पख्तीनुमा गांव, हैमलेट गांव, ठीक है। या आप हेडिंग डाल के भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है दोस्तों, रट्टा मारा जाता है, रट्टा मार के बिल्कुल मत पढ़िए आप, ठीक है। चलिए, समझ के पढ़िए आप। बेडन पावेल भूमि की स्थिति के आधार पर गांव को 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से, रैयतवाड़ी गांव और संयुक्त गांव, ठीक है। चलिए, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि गांव के प्रकार की विवेचना कीजिए, 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। अगर ये आप दोनों लिख करके इसके अंतर्गत अगर आप कुछ लिख देते हैं रैयतवाड़ी गांव और संयुक्त गांव तो उसमें आपको नंबर मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगला बताते हैं आपको क्या है। 5वां प्रश्न आपसे पूछेगा, नगर किसे कहते हैं। देखिए, हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है। नगरीय समाज की विशेषताओं की विवेचना कीजिए, ठीक है। आपसे पूछेगा नगर किसे कहते हैं, 30 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो याद रखिए, वह क्षेत्र जहाँ की 50% से अधिक जनसंख्या अपनी जीविकापार्जन के लिए गैर कृषि कार्य से जुड़े होते हैं उसे नगर की संज्ञा दी जाती है तथा उसे अध्ययन को, ठीक है, उसके अध्ययन को नगरीय समाजशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें और ध्यान रखिएगा, उपनगर के जुड़ने के साथ नगर महानगर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, जो उपनगर होते हैं इसके जुड़ने के साथ इसके जब उपनगर होते हैं दोस्तों, अगर ये नगर के साथ जुड़ेगा तो ये महानगर हो जाता है, ठीक है। महानगरीय शहर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। याद रखिएगा, महानगरीय शहर भी कहते हैं इसे। महानगरीय शहर को जब
हम उपनगर से जोड़कर व्यक्त करते हैं तो इसे महानगरीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा नगरी समाज की विशेषताएं बताइए, तो 30 शब्द या 50 शब्दों में उत्तर पूछेगा। तो याद रखिएगा, नगरी समाज की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है जनसंख्या का आकार एवं घनत्व तो अधिक होता है। दूसरा है कार्यों में श्रम विभाजन पाया जाता है। तीसरा है परंपरा के स्थान पर तार्किकता का महत्व अधिक होता है। चौथा है शिक्षा, यातायात, संचार आदि की प्रधानता भी होती है। ठीक है, ये सभी विशेषताएं होती हैं नगरी समाज की। ठीक है, चलिए इसमें नगरी समाज की दोस्तों पांचवी विशेषता क्या है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें कई सारी विशेषता हैं। पांचवी विशेषता है तकनीकी विकास होता है। नगरी समाज में भौतिक विकास के प्रति लोगों में सहजता होती है। ठीक है, नगरी जो विकास होता है औपचारिक तथा अव्यक्तित्व संबंधों की प्रधानता होती है। आर्थिक लाभ का अधिक महत्व होता है। व्यक्तिगत गतिशीलता के अवसर भरपूर होते हैं। ये सभी विशेषताएं होती हैं। महिलाओं की प्रगति उच्च होती है। जाति विभेद का स्थान धीरे धीरे वर्गीय विभेद होने लगता है। ठीक है, चलिए अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नगरों का वर्गीकरण कीजिए। 30 शब्दों या फिर 50 शब्दों में उत्तर देना होगा। तो याद रखिएगा, नगरों का वर्गीकरण लेविस मम्सफोर्ड ने अपनी पुस्तक दी कल्चर ऑफ सिटीज में नगर के उत्थान एवं पतन की 6 अवस्थाओं को दर्शाते हैं। इसमें देखिए एक प्रश्न और है, अगर आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो ये प्रश्न पूछता है कि दी कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा लेविस मम्सफोर्ड है दोस्तों। ठीक है, कौन है भैया, लेविस मम्सफोर्ड। इन्होंने जो नगर है, नगर के उत्थान या फिर पतन के 6 अवस्थाएं दिए हैं। ठीक है, ये नगर का वर्गीकरण है, ये भी याद रखिएगा। आरंभिक नगर होते हैं, मध्यम नगर, महानगर, विशाल नगर, ठीक है, समस्या मूलक नगर, मृतप्राय नगर। ठीक है, चलिए इसमें अगला देख लीजिए, बीएफ हॉसलीज ने नगर को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से, प्रजनक नगर और परजीवी नगर। अगर आप हेडिंग डालकर दोस्तों इसमें कुछ लिखते हैं इससे संबंधित, तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपका 3 नंबर रहेगा तो उसमें आपको 1.5 नंबर तो दे ही देते हैं दोस्तों, 1.5 नंबर। ठीक है, काफ़ी आसान होता है दोस्तों, ये रट्टा मार के बिल्कुल आप मत पढ़िएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।